ये मेरी खुशनसीबी है कि मतलब आप लोगों के पास आ गया। तो दूसरा ये है कि एंथ्रोपोलॉजी के मतलब मैं कुछ चीज़ें तो आपको वैसे बता देता हूँ। असल में पहले हम लोग जब डिस्कस भी कर रहे थे तब मैंने इन्हें कहा था कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि यहाँ पे हर आदमी को शौक़ होता है कि वो अपने आइडियाज़ को पुट फॉरवर्ड करे। तो मैंने कहा था कि हम ऐसा कर लेते हैं कि क्योंकि मुख्तलिफ हलकों के लोग होते हैं तो वो मल्टी डिसिप्लिन नैरेटिव पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि वो उसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं इन डे टू डे रिसर्च और अदर एवेन्यूज़ जो भी हमारे पास हों, चाहे वो थॉट रिलेटेड हों, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो रिसर्च हो। तो मगर फिर वो करते कराते फिर जब हम बाकी चीज़ों पे आए तो फिर बाबर साहब ने मुझे कहा कि ऐसा रखें कि जो सब लोगों के लिए इजी भी हो वो भी। तो मैंने कहा फिर इजी तो मुंडेन है कि मतलब एवरीडे एक्टिविटीज़ अराउंड अस, कि जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, वो हम हमारे लिए वो मीनिंगफुल हों। और एंथ्रोपोलॉजी चूँकि है भी वही, हम लोग एथनोग्राफी मतलब सोशियोलॉजी से जब हमें कोई कहते हैं ना कि डिफ्रेंशिएट, हम लोग सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की दुनिया में 80% इंस्टीट्यूशंस इकट्ठे हैं। जो भी डिपार्टमेंट होगा वो डिपार्टमेंट में सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी होगा, और वहाँ पे भी जो एंथ्रोपोलॉजी होगी वो सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी होगी। क्योंकि जब आप एंथ्रोपोलॉजी को सेग्रीगेट करके देखते हैं तो इसकी 4 सब फील्ड्स हैं, जिसमें लिंग्विस्टिक्स भी आ जाता है, आर्कियोलॉजी आता है, और फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी आता है। फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी को हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। और इसी तरह से ये 4th डिसिप्लिन हमारे वाला है जिसमें सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। तो अब फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में हमारे पास ऐसे जो आपने ग्रेज एनाटमी या इस किस्म के जो आप अमेरिकन टीवी सीरीज देखते हैं। जब हम कहते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जी सर, तो जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं लोग डिफाइन करते हैं, लोग कहते हैं स्टडी ऑफ कल्चर। फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी फिर अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी जब आप देखते हैं ना तो उसमें एंथ्रोपोस होता है ह्यूमन बीइंग, तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन एंड ह्यूमन लाइफ है। अब वो उसकी चाहे लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन है, चाहे उसकी कल्चरल एवोल्यूशन है, चाहे उसकी फिजिकल एवोल्यूशन है, उन सारी चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। तो इसलिए ये 4 डिसिप्लिन हैं अलग अलग। इसका मतलब एंथ्रोपोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ। Human, but when we talk about cultural anthropology, then we transform our subject matter from human to culture और society। अब उसमें ट्रेडिशन ये है कि जो यूरोप वाली साइड थी वहाँ पे एथनोलॉजी के नाम से पहले से ये मजमून पढ़ाया जा रहा था, और वो ट्रांसफॉर्म होके सोशल एंथ्रोपोलॉजी में कन्वर्ट हो गया। तो वहाँ पे सोसाइटल और उन चीज़ों की ज़्यादा थी। अमेरिका में वो जब शुरू हुआ, मतलब हमारे जो पायनियर वो हैं थ्योरिस्ट वगैरह या टीचर्स, वो उनमें एक मेलानिस्की हैं। वो बेसिकली वो पोलिश ज्यू थे, और वो पढ़ाते पढ़ाते पहले यूके गए। यूके में फिर वो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उधर चले गए, वो न्यू गिनी और वो उधर वाले ऑस्ट्रेलियन एरिया में, तो वहाँ पे वो रिसर्च कर रहे थे। तो वो वर्ल्ड वॉर का आपको पता है वो प्रिजनर ऑफ वॉर डिक्लेयर हो जाते हैं अगर वो आते पोलिश नेशनल होने की वजह से। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या निकाला जाए। उन्होंने कहा फिर ठीक है लीव एक्सटेंड करें, रिसर्च करता रहता हूँ। तो वो रिसर्च करते रहे, उन्होंने लिखा विखा, तो वो ट्रॉब्रिएंडर आइलैंड्स पे, तो वहाँ से वो जब डिटेल स्टडी की और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उन्होंने की, तो वहाँ से इस डिसिप्लिन की शुरुआत होगी। अदरवाइज सोशियोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। अब ये देखें कि अब हमने फिर उनसे भी कुछ लोग बोरो किए, इमाइल डर्खाइम को हमने बोरो किया, मैक्स वेबर को हमने बोरो किया। तो इसी तरह से फिर जब फ्रॉइड को हमने बोरो किया, तो इकोनॉमिक्स से कुछ लोग ले लिए, कुछ सोशियोलॉजी से ले लिए। तो ये वाले डिसिप्लिन आप देखें कि ये इसलिए सिस्टर डिसिप्लिन है, तो एक दूसरे से बोरो करना लामुहाला सी बात थी। फिर उसके बाद जब एंथ्रोपोलॉजी का यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोडक्शन हो गया, तो फिर जाहिर सी बात है हमने वो जब आपने एक नया माल बेचना है तो रैपिंग भी नहीं करनी है। तो एंथ्रोपोलॉजी वालों ने कहा कि हम लोग जो हैं वो अब डिस्टिंक्शन हमारी क्या है। तो उस वक्त हमने 2-3 डिस्टिंक्शंस अपनी रखी थी। एक यही प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टे था जिसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च कहते थे। दूसरा वो होलिस्टिक स्टडी का हम क्लेम करते थे कि हम इंसान की तमाम ज़िंदगी के शोबाजात का जो है वो अहाता करते हैं। उसमें उसकी लिंग्विस्टिक भी है, मतलब आप अगर पुराने वो देखें 20s से लेके 50s तक की हमारी रिसर्च को अगर आप दोबारा से उठा के देखें, उसमें कुछ वीडियो रिकॉर्ड्स भी हैं। तो उसमें हमारे बायोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है, उसमें हमारे पास लिंग्विस्ट भी थे, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जाती थी और वो इन तमाम चीज़ों का अहाता करती थी। तब जाके कहीं पे एक पर्टिकुलर ट्राइब की या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की डिटेल्ड एथनोग्राफी प्रोड्यूस होती थी। तो उसमें वो ये जो एथनोग्राफिक रिसर्च
और वो ये हमारी डिस्टिंक्शन थी। उसके बाद फिर जब हमने एथनोग्राफिक फील्ड वर्क को डिस्टिंक्शन बना लिया है प्रैक्टिस लेवल, तो जाहिर सी बात है फिर हमें थ्योरी भी उसके मुताबिक प्रोड्यूस करनी थी। तो थ्योरी हमने, अब चूंकि काम तो हमारा ऐसा कोई था नहीं कि मतलब जिसमें कोई साइंटिफिक थ्योरी सामने आती, तो हमने तो डिटेल्स पढ़नी थी किसी एक कल्चरल ग्रुप के, और दूसरा हमारा जो क्लेम था वो एग्जॉटिक की स्टडी थी, क्योंकि जो कि लोगों के फेमिलियर नहीं होता मगर फैसिनेट करता है। जिस तरह अगर आज आपसे कहा जाए कोई बहुत बड़ा साइंसदान भी हो, फिजिसिस्ट या वो, उसे कहीं बर्मुडा ट्रायंगल के मतलब हमें बताओ, क्योंकि वो उसके मतलब लोग जानते नहीं हैं। वैसे ही अफ्रीकन ट्राइब्स वगैरह के मतलब लोगों को नहीं पता था। अब अगर आपसे मतलब अगर आप लोग सराइकी बेल्ट से नहीं है तो आपसे सराइकी कल्चर के मतलब पूछा जाए तो आप इन्फर ही करेंगे ना, या आप किसी से सुन के बताएंगे, या आप वहाँ जाके रहेंगे तो आप मतलब यही सोचते हैं। तो वो जहाँ जहाँ लोग जा नहीं सकते थे, अमेरिकन ऑडियंस या वेस्टर्न ऑडियंस के लिए जो रिसर्चर थे वो इस ग्लोबल साउथ जिसे हम आजकल कहते हैं या ओरिएंटल वर्ल्ड कहते थे, उन लोगों के पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाना शुरू हो गए और वहाँ से वो नॉलेज कैप्चर करके उनकी लाइफस्टाइल के मुतालिक कैप्चर करके लेके आना शुरू हो गए। अब उसको थ्योराइज करने के लिए उन्होंने जो फार्मूला लगाया वो है जो कि हम आज भी डिस्कस करना चाह रहे थे, कि दे लर्नड अबाउट द पैटर्न्स ऑफ कल्चर, और उसमें जो पैटर्न्स ऑफ कल्चर हैं दे आर एक्चुअली कॉग्निटिव पैटर्न्स। अगर अब देखें कि आप जब ज़ुबान भी जो है वो इस चीज़ का इजहार है ना, आप अगर मतलब सेपरवुड हाइपोथेसिस देख लें या नॉम चॉम्स्की को देख लें, दे ऑल टॉक अबाउट दीज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स एंड एक्सेसिंग देम थ्रू लैंग्वेज। हम लोग लैंग्वेज से अपार्ट उनकी प्रैक्टिसेस, उनकी डेली लाइफ, उसको भी देखते हैं। तो अगर हमें समझो कि जो एथनोग्राफी था जी सर, ये प्राइमरीली एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ही टूल था जी सर, और इसी जगह पे इसने जन्म लिया और यही इसकी यही हमारी स्ट्रेंथ और यही स्ट्रेंथ, और इसी स्ट्रेंथ को अब ट्रांसफॉर्म करते हुए अब देखें कि हमने एनजीओज के साथ भी काम करना शुरू कर दिया, वो भी कर दिया। तो इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया क्योंकि टाइम जो है वो अब डिफरेंटली मैनेज करते हैं लोग। तो वो जाहिर सी बात है, आपने एकेडमिक डिग्री शुरू करनी है तो भी डिफरेंटली मैनेज होगा। तो उसमें हमने फिर मुख्तलिफ लेवल्स के लिए मुख्तलिफ गोल्स रखे हैं एकेडमिया में। तो कि जिस तरह अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम सिर्फ जनरल वोकेबलरी और उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मास्टर्स लेवल अगर हो जो अभी एमफिल में जाके वो डिफरेंट हो जाता है। अगर मास्टर्स हम पुराने पाकिस्तानी मास्टर्स की बात करें तो उसमें इंट्रोडक्शन टू रिसर्च ओरिएंटेशन के रिसर्च टूल्स क्या होते हैं उसकी ओरिएंटेशन देते हैं। एमफिल यानी कि जो बाहर के मुल्कों का मास्टर्स है और हमारा एमफिल है वो उस तरह से, वहाँ पे हम थ्योरी और उस फील्ड वर्क को रिलेट करना सिखाते हैं। और पीएचडी में जिस तरह ग्लोबल प्रैक्टिस है कि इंडिपेंडेंट रिसर्चर के तौर पे थ्योराइज करना या थ्योरी को प्रैक्टिस में लेके आना और ख़ुद उसे कंट्रोल करना, वो सिखाया जाता है, राइट अप सिखाया जाता है। तो उस तरह से तो हम एकेडमिया में तो सिर्फ ये वाला काम कर रहे हैं। और बाकी जो थ्योरेटिकल वो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। वो चूँकि अज़हर साहब की फ़िलासफ़ी है तो जो मैं आज के टॉपिक के मतलब वैसे जो जनरली मेरा आइडिया था, क्योंकि वो मैंने आपको कहा था कि हम देख लेंगे और उसके बाद भी मैंने इस पर थोड़ा सा सोचा मगर पढ़ने का वक्त नहीं मिला। सिर्फ एक चीज़ जो मैंने पढ़ी थी वो आपको भी मैंने फॉरवर्ड की थी, वाट्स साहब को भी की थी, कि मार्गरेट मीड हमारी एक पायनियर थी जो 1920s में, उन्होंने विजुअल एंथ्रोपोलॉजी में बहुत काम किया। जी सर, तो वो जी उस सेंस में भी आप, क्योंकि जब हम सिंबॉलिक की बात करते हैं तब हमारे पास लीडिंग फिगर डिफरेंट हो जाता है। हम क्लिफर्ड गीट्स को और उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ऑल्दो के मतलब क्योंकि इनका असल काम जो है वो जैसे कमिंग ऑफ एज इन समोआ इनकी एक किताब है, तो उस किताब में इन्होंने जो प्यूबर्टी अचीव करती हैं समोअन गर्ल्स, वो किस तरह से उनके लिए वो बर्डन सम नहीं है वो वाला एक्सपीरियंस, जबकि अमेरिकन लड़कियों के लिए या अमेरिकन एडोलसेंट फीमेल्स के लिए वो बर्डन सम है, वो छुपाती हैं, उन्हें मतलब उसको मैनेज करना पड़ता है। इनके लिए वो नेचुरली इनकी लाइफ का हिस्सा है, उसमें इन्हें पता है हमने किस तरह सेक्लूड होना है और वो सेक्लूजन उस तरह की नहीं है जिस तरह अमेरिकन सोसाइटी की है। तो उस तरह का सब्जेक्ट मैटर है। इस तरह से अब इनकी जो उस्ताद थी और वो इन दोनों के जो उस्ताद थे वो फ्रांस बोआस थे, जो कि अमेरिका में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के पायनियर्स में से माने जाते हैं। वो उन्होंने जो चीज़ दी थी वो उसका तस्वुर जो था वो कल्चरल रिलेटिविज़म का एक आइडिया था। वो भी हम अक्रॉस सोशल साइंसेस शेयर करते हैं कि किस तरह से आपने किसी भी कल्चर को पढ़ना है तो आपने एथनोसेंट्रिक नहीं होना, आपने उनके मोरालिटी के मैयर को लेके ख़ुद से उसको देखना है।
तो इस तरह से हम मुख्तलिफ लोगों को देखते हुए हम लोगों ने वो जो हमारी थेरी इवॉल्व हुई है उसमें मैं मार्गरेट मीड को बहुत से पहले इसलिए जिक्र कर रहा था क्योंकि मार्गरेट मीड की डेली लाइफ के मुतालिक जो है वो विजुअल्स में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और उस तरह की जो चीज़ें थी वो इनके यहाँ ज़्यादा मिलती हैं अपने उस्तादों से भी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इनका नाम पहले ले दिया। अदरवाइज़ फ्रांस बॉस अगर अमेरिकन साइड से आते हैं तो फ्रांस बॉस का नाम हमें पहले लेना चाहिए। FRANZ BOAS बहुत। पहले मैं वो चारों डिसिप्लिन्स का थोड़ा सा जिक्र कर दूं सर। आर्कियोलॉजी में तो जिस तरह सबको पता है कि हम लोग रूइंस की बात करते हैं, जो हमें पुराने गड़े मुर्दे हैं, पुराने शहर हैं, जो मतलब इसको आप देखें कि हमारे पास लेयरिंग आती जाती है ना, मुख्तलिफ लेयर्स में हम अगर आप यहाँ से स्वान रिवर पे भी जाएं तो ये स्वान रिवर जिसे कहते हैं, इसके साथ हमारे पास 6 लेयर्स हैं मुख्तलिफ। वो आपको जब आप खुदाई देखें ना दरिया के किनारे पे, आपको वो साफ नज़र आता है मुख्तलिफ कलर स्कीम्स के तहत। तो कोई 6 फुट की है, कोई 10 फुट की है। तो इस तरह यहाँ पे डॉक्टर अहमद हसन दानी के बकौल हमारे पास स्टोन एज के वो एविडेंसेस मिलते हैं इसके किनारे पे। अब मगर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई वैसे स्केलेटन नहीं मिला तो वो नहीं हम देख सकते। तो आर्कियोलॉजी वाले खुदाई करते हैं और हम फिर जो सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वाले हैं वो उसको स्टोरी के रूप में लोगों के सामने पेश करते हैं उनके साथ मिलके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टेक्सला म्यूज़ियम में एक दफ़ा गया तो वहाँ पे एक पॉट था। पॉट में 3-4 सुराख थे और वो जिस तरह कुमरियों या कबूतर पालने वाले लोगों को आपने देखा उनके वो छोटे छोटे सुराखों वाले वो होते हैं पानी के लोटे से। तो वो जो मेरे साथ है वो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर लियास भट्टी। तो उन्होंने मुझसे पूछा एदा पता है की है किस वास्ते लोटा इस्तेमाल होगा। तो मैं सर होगा कोई मतलब रिलीजियस रिचुअल में यूज़ होता होगा, कोई प्रीस्ट होगा जो इससे मतलब पानी वानी फेंकता होगा मुकद्दस जगहों पे। नहीं, मैं कहा फिर दसो। उन्होंने कहा कि ये लोटा जदों छोटा न्याणा पैदा होंदा सी उन्होंने नवान वास्ते इस्तेमाल करते। वो इन्फेंट्स का बैदिंग वो बेदिंग इक्विपमेंट था। उसकी रीज़न क्या थी मल्टी स्प्राउट होने की, कि अगर आप एक स्प्राउट होगा तो वो फिज़िक्स वाले लोग हमारे पास मौजूद हों तो वो प्रेशर बिल्ट हो जाता है, तो वो आपको हिट बहुत ज़ोर से करता है एंड दैट कॉजेज स्टंटिंग। अब ये देखें मतलब अब ये छोटी सी चीज़ है बट मतलब वी हैव दिस एविडेंस दैट people were intelligent and they had the wisdom of stunting before the invention of the word stunting। तो मतलब ये तो आप समझते हैं कि मतलब अगर ये आज की मेडिकल बुक्स में आ गया स्टंटिंग तो ये कोई रिसेंट चीज़ है, रिसेंट चीज़ नहीं है, रियलाइजेशन पुरानी थी। तो ये इस चीज़ को हम वो एक साइकिक यूनिटी भी कहते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने दूसरों पे हुकूमत करने के लिए दूसरों को ये कहा कि कम इंटेलिजेंट हैं या इस तरह से हैं। मतलब आर्कियोलॉजी के अलावा जो इस तरह से मैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहा था कि वो अमेरिकन टीवी सीरीज़ की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हमारी वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, वो दैट टॉक्स अबाउट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसमें हम स्कल्स की बात करते हैं कि निएंडरथल की स्कल किस तरह की होती है और होमो सेपियन की क्या है, या कर्नल कैपेसिटी क्या चीज़ है, उसमें उसका इंटेलिजेंस से क्या ताल्लुक़ है। इस तरह से आपके बाकी के फिज़िकल फीचर्स जो हैं उनकी जो मार्गरेट मीड का मैंने वो जो शेयर किया था वो भी यही था कि उनसे सवाल किया गया कि सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू हुई। तो उन्होंने कहा उनके जो स्टूडेंट थे उनके जहन में हर आदमी जो सवाल करता है उसके जहन में एक जवाब का भी खाका होता है। तो वो स्टूडेंट्स के जहन में खाका होगा कि मतलब पहिए की बात होगी, किसी टूल की बात होगी, कोई ऐसी बात। तो उन्होंने कहा कि जब पहली दफ़ा किसी इंसान की फीमर बोन जो ये हिप बोन से आपके जो नी तक होता है ये वाली ब्रोकन या फ्रैक्चर्ड बोन थी, ये हील हुई थी, उस चीज़ को हम सिविलाइजेशन कहेंगे। वो पहली सिविलाइजेशन थी क्योंकि आपका जो भी जानवर है, इंसान है या जानवर नुमा कोई भी चीज़ है, वो जब अपनी इस किस्म की मोबिलिटी वाली सलाहियत को ख़त्म कर देता था उसके बाद उसको बचाने वाला अगर वो कोई चीज़ आपको वहाँ से एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले भी जाए तो वो मुसलसल हील होने तक खिला नहीं सकता था। और उस ज़माने में आज जिस तरह से आज भी आपका फ्रैक्चर हो जाए तो 3 हफ्ते मिनिमम है फ्रैक्चर को, अगर आप प्लास्टर भी कर दें उस वक्त वो 6 हफ्ते था कि अगर आप फ्रैक्चर हील करना है तो आपको विदाउट मोबिलिटी एक जगह स्टेशनरी रहना है या सेडेंट्री रहना है फॉर 6 वीक एटलीस्ट। और उसमें आपको खाना पिलाना, बाकी आफतों से, बलाओं से, जानवरों से बचा के रखना, दैट मीन्स देयर वाज एन एम्पैथी एंड केयर। तो वो जो एलिमेंट है एम्पैथी, केयर एंड लव,
वो बेसिकली सिविलाइजेशन है, उसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये मेरे लिए वो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, तो उनका आंसर इस किस्म का था। तो वही फिर दूसरी फिजिकल फीचर्स जो उसमें फोरेंसिक्स वगैरह जिस तरह से है। अब एंथ्रोपोमेट्री एक चीज़ होती है कि हमारे जो मेजरमेंट्स हैं, अब जैसे गारमेंट इंडस्ट्री है, अब देखें चाइना से अगर आप लार्ज शर्ट मंगवाएं तो वो आपको भी पूरी नहीं आएगी। अब अमेरिका से लार्ज मंगवा लें, वो आप जैसे बंदे को भी खुली होगी। तो ये फ़र्क है, वो एंथ्रोपोमेट्री उसको हम कहते हैं कि मेजरमेंट्स की साइंस है कि आपका इवन ये जो एंथ्रोपोमेट्री ए से ई से आप करेंगे तो वो कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, अगर ए से करेंगे तो वो इंसान रहेंगे। वो एंटोमोलॉजी है ना ई से, तो वो अक्सर लोग उससे कंफ्यूज करते हैं। एंथ्रोपोमेट्री है इंसानी जिस्म या जिसामत की मेजरमेंट्स। तो वो जिस तरह से मेल फीमेल का, आपने गोल्डन रेशो का सुना होगा कि वो हमारा दायां बाजू बाएं बाजू के बराबर नहीं होता एग्जैक्टली, मगर वो एक प्रोपोर्शन में है। तो वो जो प्रोपोर्शंस हैं वो रेप्लिकेट करती हैं मुख्तलिफ रेशोज़ में हमारी पूरी बॉडी में। तो वो तो खैर एक अलग बात है, मगर जर्नल मेजरमेंट से हमें पता लगता है कि उसके हालात ज़िंदगी क्या थे। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक पहाड़ी आदमी है, वो डिफरेंट पोस्चर से पहाड़ी चढ़ता उतरता है, उसके लंग्स का साइज़ डिफरेंट होता है। मैदानी इलाके के आदमी का लंग्स का साइज़ डिफरेंट होता है। तो वो जो फिज़िकल फीचर्स हैं वो हमारे ये शुरू से कि किस तरह से एप और चिंपैंजीज़ को उन्होंने कज़न डिक्लेयर किया, उसकी बेसिस, और उसके बाद फिर डीएनए स्ट्रक्चर्स, म्यूटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, उन सारी चीज़ों पे फिर एक जो हमारी एवोल्यूशन है ह्यूमन कॉग्निशन की और ह्यूमन स्ट्रक्चर की, कि किस तरह से नेंडरथल हैं या ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, और कंटेम्प्रेरी हम जिसको होमोसेपियन कहते हैं। अब होमोसेपियन और होमोसेपियन में फिजिकल फीचर्स में फ़र्क नहीं है, सिर्फ ब्रेन स्ट्रक्चर का फ़र्क है थोड़ा सा। तो दैट इज़ इट, उसमें वो कर्नल कैपेसिटी डिफरेंट हो गई। तो इस किस्म की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादा फोकस्ड हैं। इसी तरह से हमारे पास लिंग्विस्टिक्स है। लिंग्विस्टिक्स में अब देखें तो लिंग्विस्टिक्स क्योंकि बहुत ब्रॉड है, अब हम उसको एक ओवरऑल एक अलग डिसिप्लिन के तौर पे भी देखते हैं, और हम सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में उसको एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, इन दो सब्जेक्ट्स के तहत भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो उसका कल्चरल एस्पेक्ट है, फिर उसका ज़ुबान का हमारी कॉग्निशन से ताल्लुक़ है, उस किस्म की चीज़ें। एक प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स भी है जिसको हम फोनेटिक्स कहते हैं, कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब जिस तरह से अब जर्मन में उमलाउट्स हैं, हमारे यहाँ उमलाउट्स नहीं है। आपकी सिंधी से वो जो ओ के ऊपर दो नुक्ते हैं, अब ऑयल हम कहते हैं ना, OIL लिखते हैं इंग्लिश में, तो ऑयल पढ़ते हैं, वो अब इसी को ऑयल कहेंगे। ओ जो है वो ज़रा जिस तरह सिंधी में दाल का वो डेडर का ड निकालते हैं, वैसे वो जो ये स्ट्रेस साउंड है आपके यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, वो वाली उमलाउट्स हैं उनके यहाँ। अब वो यूजली आपने ओ के ऊपर दो नुक्ते देखे होंगे, ए के ऊपर दो नुक्ते वो देखे होंगे, उनको उमलाउट्स कहते हैं वो लोग। और ये हमारे दोस्त हैं एंडर्स स्वीडिश है, वो भी इसी तरह से डालते हैं नुक्ते। और ये कहाँ अब इसी तरह से देखें आप, आपने जॉर्ज लिखते ना, अब जॉर्ज कहीं पे जॉर्ज प्रोनाउंस हो रहा है और कहीं पे वो कोरखे प्रोनाउंस हो रहा है। अब ये टोटली आप अल्फ़ाबेट्स वही होंगे, मगर आप वो लिंग्विस्टिक ग्रुप चेंज कर देंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो हाँ जी, हेलपिनो आप देख लें, या आप वो हमारी जो दोस्त थी, अब याना उसे कहते थे, मगर स्पेलिंग उसके जे से थे, जाना। मैं कहा वाई नॉट टू से यू जाना, बिकॉज इट मीन्स अ लवर इन आवर लैंग्वेज। तो वो हंसती थी इस बात पे। तो इस किस्म की जो छोटी छोटी सी चीज़, तो आप इस किस्म के आप स्पेनिश में देख लें, स्पेनिश में जे जो है वो वाई की साउंड निकालेगा। इसी तरह से ईस्टर्न यूरोप में भी है। तो हम देखें ना, आपके पास कोई भी आता है, आप उसके लहजे से, यार तो डीजी खान का तो नहीं है, यार तो मुल्तान का तो नहीं है, या तो बहावलपुर का तो नहीं है। तो हम लहजों से लोगों को रिलेट करते हैं। तो ये उसकी कल्चरल साइड है लिंग्विस्टिक्स की। तो इस तरह वो फोनेटिक साइड है, मतलब बहुत सारी इस तरह से हमारे पास कि हम मीनिंग मेकिंग जो है ना, हम लोग सारे इंटरेक्शन जो करें हम, वो साइंस और सिंबल्स को, वो लोग वो साइंटिफिक लैंग्वेज आप लोगों को खैर मुझसे ज़्यादा बेहतर आती होगी कि सिग्निफिकेशन के जो प्रोसेसेस हैं या साइंस को हम किस तरह मीनिंगफुल बनाते हैं, वो एपिस्टेमोलॉजीज़ और वो सारी चीज़ें, वो फिर हम एक वो डिफरेंट बहस लंबी छिड़ जाएगी, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स वाले तो बहुत ज़्यादा और एक्सटेंडेड काम है। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी ऐसी ज़ुबानें हैं जिसमें
तहरीर, अब देखें कि मज़ाहिब की अगर आप बात करें, आपको क्रिश्चियनिटी से पहले आप कहते हैं जी जूदाइज़्म था, जूदाइज़्म से पहले क्या था? आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि तहरीर नहीं है। वो आपको टैबलेट्स ही मूसा के बाद मिल रही हैं, उससे पहले तो तहरीर नहीं थी। तो मज़हब भी जो था वो बस ज़ुबानी कलामी मज़हब था, ठीक है। मज़हब तो था क्योंकि बिलीफ्स थे ना, तो बिलीफ का मतलब है। और फिर आप कहते हैं 1,24,000 पैगंबर भी थे। लेकिन सुमेरियन जो हैं वो उससे पहले के नहीं है जूडाइज्म से? मगर अब उनके पास वो नहीं है ना, मतलब रिटन। अब वैसे 5,000 साल पहले वाले तो हमारे यहाँ के भी, अब अगर आप उसको हिंदू मज़हब में भी देखें तो तहरीरें बाद की तो मौजूद हैं, मगर तहरीर से पहले क्या मज़हब नहीं था, क्या बिलीफ नहीं था? एक सवाल है ना, तो उस सवाल का जवाब हम कहाँ से लाएंगे? तो वो अब ज़ुबान की एक साइड जो है वो स्क्रिप्ट और टेक्स्ट भी है कि साइंस और सिंबल को सिर्फ वर्बली ट्रांसफ़र नहीं करना। कल्चर और या अकल्चरेशन क्या चीज़ है या अनकल्चरेशन क्या चीज़ है, उसमें अब सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो चीज़ को एक जनरेशन दूसरे को क्या सिखा देती है। वो तमीज़ और तहज़ीब भी हो सकती है, वो ड्रेसिंग भी है, वो लैंग्वेज भी है। तो उसी में हमारे बिलीफ सिस्टम भी हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं अपनी यंगर जनरेशन को। तो वो सारी चीज़ें जब ट्रांसफ़र हो रही हैं तो हमारा फोकस एंथ्रोपोलॉजी में यूजुअली वही रहता है। तो उसमें ज़ुबान का जो इस्तेमाल है लिंग्विस्टिक्स वाले उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अब जब सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात आती है तो वो इन सब को थोड़ा थोड़ा टच करती है और वो कल्चरल प्रैक्टिसेस को, और अब कल्चर जो है वो एक लार्जर चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल कल्चर का एक बहुत ट्रिकी जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो ये है कि कल्चर को एक तरफ तो हम क्लेम करते हैं कि कल्चर इज़ ऑलवेज इन फ्लक्स, कि वो हर वक्त तब्दील हो रहे हैं ना, आप वो स्टेगनेंट नहीं है। बट देन वी से दे आर अ कल्चरल ग्रुप, दैट दे हैव अ सर्टेन कल्चर। सर्टेन कल्चर मीन अ स्टैटिक कल्चर। सो इज दैट स्टैटिक पर से, ठीक है। तो उसमें ये है कि वो स्टैटिक पर से नहीं है, बट द कोर वैल्यूज आर देयर, दे आर स्टैटिक एंड देयर एग्जिबिट्स और देयर प्रैक्टिसेस might be transforming every moment and they might be different for every individual. तो इस तरह से हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने जब हम बातचीत कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में बात करें कि कल्चर की डेफिनेशन जो है बिल्कुल मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? आप देखिए ना, कई तरह की ज़रूरियात, आप एक जो बिल्कुल एक कोई भी है, कुछ चीज़ें हमें चाहिए अर्जेंटली चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं पड़ी, 6 माह जाके रह ना सकें। कल्चर को अगर स्टडी करना हो तो क्या हो, कल्चर की बहुत ऑपरेशनल और बेशक लिमिटेड हो, फास्ट डेफिनेशन क्या है? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि वी वांट टू डेवलप अ कल्चर ऑफ परफॉर्मेंस, कल्चर ऑफ टीम वर्क, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। तो अगर कल्चर की समझ आ जाए तो ये काफ़ी बिक सकते हैं। कल्चर बहुत अच्छे तरीके से और हर जगह बिक सकते हैं। मगर जहाँ तक डेफिनेशन की बात है, एडवर्ड ब्रूनेट टाइलर थे हमारे एक पायनियर्स में से, E.B. टाइलर उन्हें कहते हैं। अच्छा। उनकी डेफिनेशन है कि इट इज़ द होलिस्टिक स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, और उसमें फिर उन्होंने आगे वो नेम भी किया कि लॉ, आर्ट, ये ब्ला ब्ला। तो जब ये सोसाइटीज़ डाई करती, मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो आप क्या एनालिसिस करते हैं कि क्यों ख़त्म हुई होंगी, क्या रीजंस होंगी और किस तरह से, और वो कितने अरसे, यानी कि एक सोसाइटी है फॉर एग्जांपल मोहनजोदड़ो या जो भी, तो वो कितने अरसे रही होगी? उसमें अमूमन जो हैं आपके पास जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें आप के पास मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास जो कोई चीज़ मिलती है तो उसकी कार्बन डेटिंग और इस किस्म के 3 डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स हैं चीज़ को डेट बैक करने के। एक तो वो आर्कियोलॉजी वाले यूज़ करते हैं, ठीक है जी। दूसरा जो चीज़ है वो इंडिकेटर, लेट्स सपोज कि आपको पता है कि टेक्स्ट कब आया, स्क्रिप्ट कब आया, तो वहाँ कोई लिखी हुई चीज़ आपको मिलती है तो उसका मतलब है कि वो उस दौर के बाद की है, मतलब एक रफ एस्टिमेट उधर से आ जाता है, ठीक है जी। तीसरी चीज़ ये है कि आपके टूल्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक जो स्टोन एज है वो जाहिर सी बात है उसमें आपको मेटलर्जी नहीं मिलेगी, मेटल प्रोडक्ट नहीं मिलेगी कोई भी ना, तो इस तरह से आपके पास एक वो लार्जर ब्रैकेट वो भी दे देता है। फिर जहाँ तक आती है बात स्पेसिफिक टाइम पीरियड की, वो यूजुअली हमारा गेस वर्क ही होता है, बट मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के थ्रू आपको उसको रिड्यूस कर सकते हैं टू सर्टन सेंचुरीज, ठीक है। और कंटेम्प्रेरी में हमारे पास चूँकि स्क्रिप्ट्स अवेलेबल होते हैं उसमें हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। और जो ख़त्म होने की रीज़न्स हैं वो वेरी करती हैं, कहीं पे आपको ज़लज़ले के और उसके निशानात मिलते हैं तो वो आपको रीजनिंग आप कर लेते हैं,
उसमें मतलब वो भी इसी तरह से सर्टेन फिजिकल इंडिकेटर्स हैं जिसकी बेसिस पे आप उसको जिस तरह से आपके पास ग्रेव्स होती हैं, ग्रेव्स की मुख्तलिफ सूरतें। अब आपको चकवाल रीजन में भी अब आप मुर्दा किस तरह से दफनाते हैं, आपकी कब्र का रुख क्या होता है। चकवाल में जाएँ, जो सिकंदर आज़म वाली कब्रें हैं उनका रुख डिफरेंट है, वो जनूब शुमाल वाली कब्रें। तो वो जब आपको मुर्दा जनूब शुमाल में मिल रहे हैं, हम सऊदी अरब की वजह से मुसलमान हो गए तो हम ईस्ट वेस्ट पे जाएंगे, हमारे मुर्दे का मुंह वेस्ट की तरफ होना चाहिए। हमारे किसी मुर्दे का रुख आपको ईस्ट की तरफ नहीं मिलेगा, और हिंदुओं का आपको मुर्दा ही नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो राख बन गया हुआ है। तो इस तरह से आपको मुख्तलिफ कॉन्टेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस में भी वो क्लूज़ मिल जाते हैं पिछली उनके साथ रिलेट करने के लिए कि वो सोशियोलॉजी के ज़्यादा करीब आ जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो उन तसव्वुरात की बात कर रहे हैं जो कि बहुत जो आज की पैदावार आप समझ लें जो होमो सेपियन के लिए है ट्रू। अब ख़ानदान कहाँ से शुरू हुआ? जब ख़ानदान था तब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई तसव्वुर था या नहीं था? पहला आदमी किस तरह से, हुकूमत किस तरह से बनी? हुकूमत पहले दिन से तो नहीं है। शहर और हुकूमतें कब बनना शुरू हुई? वो आज की बात तो नहीं है। तो हम एंथ्रोपोलॉजी में एक एवोल्यूशन की भी बात करते हैं कि आइडिया कोई भी पैदा होता है, जिस तरह से मज़हब है। मज़हब को अगर आप देखते हैं तो इस तरह से अगर हम टाइलर की डेफिनेशन को मज़हब पे उठा के देखें या इमाइल डरखाइम के मज़हब के आइडिया को देखें तो इमाइल डरखाइम अब क्योंकि वो सोशियोलॉजी के ज़्यादा करीब है तो वो कहता है मज़हब एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ती है। मगर मज़हब आया कहाँ से? मज़हब का पहला तसव्वुर क्या होगा? तो उसमें एक जो आइडिया हमारे पास आता है वो ये आता है कि जनाब पहला जो मज़हब की फॉर्म थी वो बिलीफ ऑन स्पिरिट्स था। अब कि उसको हम एनिमिज़म कहते हैं। तो एनिमिज़म कहाँ से आ गया या क्यों आ गया? तो उसकी वो तौजीहात पैदा करते हैं। हमने बताया ना कि हम लोग बेसिकली कहानियाँ बनाते हैं, तो उसकी कहानी हमने ये बनाई कि पहला तसव्वुर ये आया होगा स्पिरिट का कि आदमी को ख्वाब में, अब मेरा बाप मर गया, मुझे ख्वाब में आया कि बाप जो है वो मेरे इर्द गिर्द है और वो मेरी हेल्प करे, वो मुझे खाना खिला रहा है अपने हाथ से तोड़ के, मेरी आंख खुली, बाप तो गायब है, बाप तो मर गया हुआ है। अब ये वो बाप कौन है और ये बाप कौन था? तो फ़र्क हो गया। अब मैं सोया हूँ, मुझे मेरे पीछे लगड़ बगड़ लग गया और मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, मैं उठता हूँ, मुझे पसीना आ रहा है। आज के दौर में भी इंसान ख्वाब देखता है तो ये रिएक्शन है ना। तो उस दौर के भी हम एज्यूम ये करते हैं कि उस दौर के भी इंसान के तसव्वुरात इसी किस्म के होंगे। तो जब अगर हम ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये ट्रू है जो अजम्पशन हम ले रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उसके जहन में एक तसव्वुर आ गया होगा कि मेरी ज़ात से बाहर भी मैं मौजूद हूँ और मेरा बाप जो मर गया वो भी कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रहा है। तो उसने रूह का तसव्वुर उसके जहन में दिया होगा इस ख्वाब ने। इसी तरह से फिर उस रूह को कोई शक्ल देने के लिए वो ख्वाब और पानी में नज़र आने वाला अक्स, इन दोनों ने वो उसको तसव्वुर दे दिया होगा। अब वो जो तसव्वुर था वो उसके जहन में स्ट्रॉन्ग होता गया। जब वो स्ट्रॉन्ग होता गया, 1 2 3 नस्लों बाद उस पर बातचीत होती रही या कोई उनके आइडियाज़ शेयर हुए, तो उसमें उसके बाद वो उस तसव्वुर का क्या करना था। उस तसव्वुर ने आगे कोई बच्चे जन्ने थे, वो तसव्वुराती बच्चे उन्होंने इस तरह से जने कि उन्होंने कहा अच्छा अब ये मर गए और इस वक्त हमें फिजिकली तो नज़र नहीं आ रहे, मगर हो सकता है इन्हें भूख लगती हो, इनके लिए कहीं रोटी रखनी शुरू कर दें। वो रोटी चाहे उल्लू खा जाएँ चाहे वो जानवर खा जाएँ, मगर वो रोटी रखी जाती होगी, कुछ उनका इंतजाम होता होगा। और जब इस तरह चढ़ावे चढ़ाने का, अभी तक वो बराबर हैं, हम और हमारी अरवा बराबर हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जब ये नजराने चढ़ाने शुरू कर दिए, फिर उन्होंने कहा कि कोई मुसीबत में शायद मैंने उसे याद किया तो वो मुसीबत टल गई, तो अब वो एलिवेट हो गया, जो रूह थी या स्पिरिट था वो एलिवेट हो गया। वहाँ से खुदाओं के अब कहते हैं कि वो जब वक्त आया तब उसी तरह से उन्होंने बाकी जो अजसाम फल्की थे या पत्थर थे, दरख्त थे, उनको भी उन्होंने अरवा का तसव्वुर उनके साथ भी एसोसिएट कर दिया कि उनके पास भी सोल है, उनके पास भी स्पिरिट है। तो इस किस्म के तसव्वुरात पैरेलल इमर्ज हुए होंगे। ये हमारा, ये भी अगेन अजम्पशन है। तो उसके बाद फिर वो इस तरह से खुदा बनने शुरू हो गए, मुख्तलिफ खुदा बने। फिर अब यहाँ पे 2 थेरीज हैं। एक जो है वो कहती है कि पहले ये पॉलीथीज़म था, फिर मोनोथीज़म आया। तो दूसरी कहती है नहीं, पहले मोनोथीज़म था फिर पॉलीथीज़म आया। अब इसके बाद वाले जो खुदा हैं वो एक खुदा से मल्टीपल खुदा बने या मल्टीपल खुदाओं से एक खुदा बना।